मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेकर 50 सेट की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसी में आज हम देखेंगे सेट नंबर 42 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तमसो मां ज्योतिर्गम्य कथन है। ऑप्शन ए उपनिषदों का, ऑप्शन बी महाकाव्यों का, ऑप्शन सी पुराणों का या ऑप्शन डी वेदों का। तो तमसो मां ज्योतिर्गम्य शब्द जो है उपनिषदों से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों का। अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योर मां अमृतगम्य, ये सब बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं। अर्थात हे प्रभु, असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर मेरी गति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन ए है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र या ऑप्शन डी तिरुवल्लुर का तिरुकुरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसे मैकियावली के प्रिंस से उसकी तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक को चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाना जाता है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। यह ग्रंथ मौर्य काल और मौर्योत्तर काल की भी जानकारी देता है। इसमें 3री शताब्दी तक की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी 13वें या ऑप्शन डी 12वां द्वादश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अशोक के 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित किया गया है। 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि पर बल दिया है। 12वें शिलालेख में वह कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारणों से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। हरियाणा के सिरसा जिले में फलों के उत्पादन के लिए मंजियाना परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इजराइल के सहयोग से सिरसा जिले में फलों के उत्पादन के लिए मंजियाना परियोजना शुरू की गई है। हरियाणा के सिरसा जिले में फलों के उत्पादन के लिए इजराइल के सहयोग से मंजियाना परियोजना शुरू की गई है। इसके साथ ही करनाल के घरौंडा में सब्जी के लिए परियोजना भी इजराइल के सहयोग से शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 हरियाणा सामुदायिकी वानिकी परियोजना 1998-99 में प्रारंभ हुई। यह किसकी सहायता से प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई बैंक, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोपीय संघ की सहायता से सामुदायिक वानिकी परियोजना शुरू की गई। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना यूरोपीय संघ की सहायता से वर्ष 1998-99 में प्रारंभ की गई थी तथा यह 2006-07 में पूर्ण हो गई। इस योजना के अंतर्गत 27,380 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया। इस परियोजना में 11 जिलों के 338 गांवों को शामिल किया गया था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भारत और किस देश के मध्य मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। मैत्री सेतु पुल त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बनाएगा, जो कि सबरूम से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच स्थित है।
यह 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है नौरीन हसन, ऑप्शन बी है अनामिका, ऑप्शन सी प्रीति सिन्हा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था अनामिका को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनामिका को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। वह हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार बन गई है। अनामिका को यह सम्मान उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। टोकरी में दिंगत कविता संग्रह 2014 में प्रकाशित हुआ था। 1961 में जन्मी अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी की प्राध्यापिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। पंचायत चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन ए है भारत के चुनाव आयोग में, ऑप्शन बी है राज्य चुनाव आयोगों में, ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडल में या ऑप्शन डी भारत की संसद में। तो पंचायत से संबंधित जो चुनाव होते हैं उनमें कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडलों में निहित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के विधानमंडल में। पंचायत चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। गुजरते हुए एम्बुलेंस सायरन की आवाज़ में गिरावट और लाल बत्ती में बदलाव किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है ध्वनि हस्तक्षेप के, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव के, ऑप्शन सी ध्वनि अपवर्तन के, ऑप्शन डी प्रतिध्वनि के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के। गुजरते हुए एम्बुलेंस सायरन की आवाज़ में गिरावट होना और लाल बत्ती में बदलाव डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव एक तरंग स्रोत और उसके पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गति के दौरान तरंग आवृत्ति में परिवर्तन को संदर्भित करता है। डॉपलर प्रभाव प्रकाश और ध्वनि दोनों वस्तुओं पर कार्य करता है। एम्बुलेंस सायरन की आवाज़ में गिरावट और लाल बत्ती में बदलाव डॉपलर प्रभाव के सामान्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नियति या भाग्य किसका मूल सिद्धांत था? ऑप्शन ए है जैन धर्म का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी लोकायत का, ऑप्शन डी आजीवक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आजीवक का। आजीवक नगन साधु थे। आजीवकों का मूल सिद्धांत नियति या भाग्य था। उनका मानना था कि इस विश्व में कुछ भी नहीं बदला जा सकता क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। दुख को समाप्त करने के लिए हर किसी को स्थानांतरण की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। आजीवकों के अनुसार जीवन में 6 अपरिहार्य कारक हैं, अतः लाभ और हानि, सुख और दुख तथा जीवन और मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन ए है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, ऑप्शन बी है हुमायूं और शेर शाह के बीच में, ऑप्शन सी है बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ऑप्शन डी है अकबर और हेमू के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय, जो कि मालवा का राजपूत शासक था, के बीच लड़ा गया था। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया और चंदेरी के किले पर बाबर ने कब्जा कर लिया। यद्यपि किले को मालवा के शासक वंश के वंशज अहमद शाह को सौंप दिया गया था। इस युद्ध ने मालवा क्षेत्र पर बाबर का वर्चस्व सुनिश्चित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी नीति आयोग के सदस्य, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो निम्नलिखित में से कौन
संबंधित नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत सरकार द्वारा अगस्त 1952 में स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। यह पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाला देश का सर्वोच्च निकाय है। इसकी संरचना में जो शामिल हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, सभी कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के सदस्य। राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। कोविड-19 घृणा अपराध विधेयक किसके द्वारा पारित किया गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 घृणा अपराध विधेयक को पारित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस यानी संसद ने कोरोना वायरस महामारी के बीच एशियाई विरोधी घृणा अपराधों में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए कानून पारित किया है। कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट के रूप में ज्ञात कानून को न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि ग्रेस मैंग और हवाई के डेमोक्रेटिक सीनेटर मांझी हिरोनो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी फूल या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीज। निषेचन तब होता है जब शुक्राणु कोशिकाओं में से एक बीजांड के अंदर अंडे के साथ जुड़ जाता है। निषेचन के बाद प्रत्येक बीजांड एक बीज में विकसित होता है। प्रत्येक बीज में एक छोटा अविकसित पौधा होता है जिसे भ्रूण कहा जाता है। बीजांड के आसपास का अंडा से फल के रूप में विकसित होता है, जिसमें एक या अधिक बीज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।